नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं VCI एजुकेशन पर। जैसे कि हम आपको बता दें कि हम लोग BBC TRE 4 का प्रिपरेशन कर रहे हैं और इस श्रृंखला में हम लोग शुरू किए हैं आधुनिक भारत का इतिहास। इससे पहले हम लोग एक वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं इसका पहला चैप्टर, जिसका नाम है दोस्तों यूरोपीय कंपनियों का आगमन। और उससे जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट निकलते हैं सारे फैक्टों को डिटेल एनालिसिस किए हुए हैं। अगर नहीं देखे हैं दोस्तों तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसको देख लीजिए। पूरी तरीके से आपको बात कंफर्म हो जाएगी। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पर बढ़े हैं, जिसका नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल की नवाब। देखिए, ये क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा हम थ्योरी को समझ लेते हैं। थ्योरी भी हम लेकर आए हैं, अब थ्योरी को समझ लेते हैं तो आपकी पूरी तरीके से बात बन जाएगी दोस्तों। तो चलिए पहले थ्योरी को देख लेते हैं दोस्तों। ये देख सकते हैं कि ये बहुत ही अच्छा थ्योरी है और इसको समझिए। देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार मतलब आधिपत्य का मतलब होता है कि बंगाल पर अंग्रेज अपना अधिकार कैसे जमाए और किस तरह से मुगल साम्राज्य के जो राजा थे उनको हराएं और कैसे ये भारत पर अपना अधिकार जमा लिए। पहले इसको थोड़ा सी कंसेप्ट में समझ लेते हैं। देखिए, आप जानते हैं कि मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले प्रांतों में बंगाल जो था वो सर्वाधिक संपन्न राज्य था। देखिए, कहने का मतलब है दोस्तों कि मुगल साम्राज्य के अंतर्गत बंगाल प्रांत आता था और वो बंगाल प्रांत सबसे संपन्न राज्य हुआ करता था। संपन्न किसको बोलते हैं? जो उसकी ज़रूरत के सामान सारी उपलब्ध हो, मतलब वो हर चीज़ उसके पास हो जो उसको ज़रूरत हो, तो वो सारी चीज़ वहाँ पर उपस्थित थी। आपको मालूम होना चाहिए कि जब आधुनिक भारत आप पढ़ेंगे तो बड़े बड़े क्रांतिकारी नेता बंगाल से ही निकलते थे। इसीलिए ये बहुत तरह की चीज़ें जो थी बंगाल में थी, वो पूरी संपन्न राज्य हुआ करता था दोस्तों। तो देख सकते हैं कि ये सर्वाधिक संपन्न राज्य हुआ था। जितने भी राज्य थे उस सबसे संपन्न राज्य बंगाल था। आगे देखिए, आप देख सकते हैं कि मुर्शीद कुली खान जो था वो स्वतंत्र शासक हुआ करता था। कहाँ का? तो बंगाल का। अब देखिए, परंतु ये नियमित रूप से मुगल बादशाहों को राजस्व भेजता था और ये मुर्शीद कुली खान ही बंगाल को स्थापित किया था। और ये क्या करता था कि मुगल ये मतलब बंगाल जो था ये मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आता था, इसीलिए मुर्शीद कुली खान जो था ये राजस्व भेजता था। राजस्व का मतलब टैक्स भेजता था। आगे देखिए, मुर्शीद कुली खां अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद, और मुर्शिदाबाद कहाँ है दोस्तों? ये भागीरथी नदी के तट पर है, और यहीं स्थानांतरित कर दिया। कौन? मुर्शीद कुली खां। किसको स्थानांतरित किया? तो ये अपनी राजधानी ढाका, अपनी राजधानी को क्या किया कि ढाका में था, और ढाका जो था ये बंगाल का राजधानी हुआ करता था। यहीं से ये उठाएगा और लेकर कहाँ चला जाएगा? मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद कहाँ पड़ता है दोस्तों? तो भागीरथी नदी के तट पर। आप गंगा नदी के बारे में पढ़े होंगे तो भागीरथी नदी के बारे में सुने होंगे दोस्तों। देखिए, यहाँ पर जब ये स्थानांतरित कर लेगा उसके बाद यहाँ पर ये क्या करेगा? तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये इजारेदारी प्रथा को प्रारंभ करेगा। इजारेदारी प्रथा क्या होता है? यहीं पर शुरू करेगा। आइए थोड़ा इसके बारे में समझते हैं। इजारेदारी प्रथा और तबाकी ऋण। तबाकी ऋण का मतलब हुआ खेती करने के लिए कर्ज देना। तो ये सारी चीज़ ये क्या किया? यहाँ पर शुरू कर दिया दोस्तों। उसके बाद क्या हुआ कि ये जब मान लीजिए बूढ़ा हो जाएगा तो हटेगा भी ना, तो ये हटेगा तो इसका उत्तराधिकारी इसका दामाद जिसका नाम था सजाउद्दीन। अब क्या हुआ? सजाउद्दीन वहाँ का नवाब बन गया। कहाँ का? तो मुर्शिदाबाद का। आइए थोड़ा इसके बारे में समझते हैं। देखिए, 1740 ईस्वी में क्या हुआ कि गिरिया के युद्ध हुआ, और गिरिया के युद्ध में सरफराज को मारकर बिहार के सर सूबेदार अलवर्दी खां बंगाल का नवाब बन गया। क्या हुआ कि सीरिया के युद्ध हुआ। सीरिया के युद्ध में क्या किया गया? बंगाल के नवाब को मार दिया गया। और बंगाल के नवाब कौन था? तो बंगाल के नवाब था दोस्तों सजाउद्दीन। और सजाउद्दीन को कौन मारेगा? तो अलवर्दी खां बनेगा। और जब ये मार देगा तो ये खुद यहाँ का क्या बन जाएगा दोस्तों? नवाब बन जाएगा। आगे देखिए, आगे देखेंगे तो इसके बाद आपको पता चलेगा कि इसने अपने शासनकाल में मुगलों को राजस्व देना बंद कर दिया। मुगल क्या होते थे? भारत के नवाब, भारत के राजा होते थे, और ये क्या किया कि उसको राजस्व देना बंद कर दिया। उसके बाद इसके शासनकाल में बंगाल इतना समृद्धशाली बन गया कि बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि वो कौन सा राजा था, वो कौन सा नवाब था बंगाल का जिसके शासनकाल में बंगाल को स्वर्ग कहा जाता था? तो अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां किसको मारा था? तो आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों, सजाउद्दीन को मारा था। देखिए, सजाउद्दौला नहीं, सजाउद्दीन को मारा था, और सजाउद्दीन को मारकर ये खुद नवाब बन गया, अलीवर्दी खां बन गया। आगे देखिए,
और ये जब नवाब बना तो मुगलों को राजस्व देना बंद कर दिया। और आपको मालूम होना चाहिए कि राजस्व कौन देता था, तो राजस्व मुर्शीद कुली खान देते आता था। उसके बाद सजाउद्दीन बना, सजाउद्दीन को जब ये मार देगा तो खुद बन जाएगा, तो मुगलों को राजस्व बिल्कुल नहीं देगा। और जब नहीं देगा तो पैसा इकट्ठा होगा और बंगाल को समृद्धशाली मतलब और शक्तिशाली बना देगा। आगे देखिए, बंद कर दिया। उसके बाद इसके शासनकाल में बंगाल इतना समृद्ध बन गया कि बंगाल भारत का स्वर्ग भी कहा जाने लगा। उसके बाद इसका उत्तराधिकारी जिसका नाम था सिराजुद्दौला, जब सिराजुद्दौला बनेगा यहीं से बंगाल का एक अलग खेल शुरू होगा दोस्तों। देखिए, सजाउद्दौला हुआ और उसके बाद देखिए सजाउद्दीन दूसरा है और सजाउद्दौला दूसरा है। सजाउद्दौला क्या है, ये अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी है और सजाउद्दीन जो था ये मुर्शीद कुली खां का उत्तराधिकारी था। तो ये बात याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट देखेंगे कि 20 जून 1756 ईस्वी को काल कोठरी त्रासदी होगा। आपको मालूम होना चाहिए कि काल कोठरी त्रासदी, देखिए आगे पढ़िएगा, काल कोठरी त्रासदी नामक घटना घटी और इस घटना से रचयिता जेड और हॉलवेल के अनुसार नवाब सिराजुद्दौला ने 20 जून की रात में 146 अंग्रेज व्यक्तियों की एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दे। कोठरी आप समझ रहे होंगे, एक मतलब घर होता है उसमें खिड़की वगैरह कुछ नहीं था, एकदम दीवार चारों ओर से था और छोटा सा कोठरी था, उसी में 146 आदमी को ठुस ठुस कर बंद कर दिया। और बंद करने के बाद अगले दिन जब वो खोला तो 146 में से मात्र 23 व्यक्ति जिंदा बचे और इसी त्रासदी को काल कोठरी त्रासदी करेंगे। आगे जब MCQ लगाइएगा दोस्तों तो आप में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो उसमें से केवल 23 व्यक्ति जिंदा बचे। आगे देखिए, जब जिंदा बचे तो यहीं से एक अलग, अब तो अंग्रेज तो चुपचाप बैठेंगे नहीं, उसके बाद एक अलग खेल होगा। जब MCQ जब लगाइएगा तो हम आपको बताएंगे दोस्तों। देखिए उसके बाद क्या हुआ कि नेक्स्ट बात हुआ कि प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध कब हुआ, 23 जून 1757 और ये किसके बीच हुआ, अंग्रेज के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला। देखिए जब ये काल कोठरी त्रासदी हो गई उसके बाद अंग्रेज चुपचाप नहीं ना बैठेंगे, वो छेड़ेंगे तो सिराजुद्दौला के बीच लड़ाई होगा जिसमें बंगाल के नवाब सेनापति मीर जाफर की धोखाधड़ी के कारण ये पराजित हुआ। आपको मालूम होना चाहिए कि अगर सिराजुद्दौला को धोखाधड़ी से नहीं हराया जाता तो वो नहीं हारता। और यहाँ पर धोखाधड़ी कौन करेगा, मीर जाफर आपको मालूम होना चाहिए कि सिराजुद्दौला का सेनापति था। आगे देखिए, और मीर जाफर बंगाल का नवाब बनाया गया। अंग्रेज बोले कि अगर तुम यही मतलब बोले होंगे कि धोखाधड़ी से इसको मार दो, हम तुमको बंगाल के नवाब बना देंगे। देखिए आगे क्या होगा, जब ये नवाब बन गया मीर जाफर कौन था, सिराजुद्दौला का सेनापति था। आगे देखिए, प्लासी की लड़ाई में मोहनलाल और मीर मदान के नेतृत्व में एक छोटी सी नवाब वफादारी रही और मीर मदान लड़ते हुए मारा गया। प्लासी भागीरथी नदी के किनारे है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, इसके बारे में जानिएगा। आगे देखिए, उसके बाद क्लाइव के हाथों कठपुतली बन गया। जाहिर सी बात है कि सेनापति जब उसको लालच दिए हैं तो लालच से उनको पूरा हो जाएगा तो चुपचाप थोड़ी बैठेंगे। आगे देखिए, क्लाइव के हाथों की कठपुतली मीर जाफर को अंग्रेजों ने 1760 ईस्वी में हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। देखिए अंग्रेज क्या करते थे, अंग्रेज एक बार ट्राई करते थे, जब वो चीज़ पूरा तरीके से फिट हो जाता था तो वो उसे छोड़ते नहीं थे, वो फिर अगले पर ट्राई करते थे। तो देखिए पहले ये मीर जाफर क्या किया, सिराजुद्दौला को मारा, उसके बाद क्या करेगा कि मीर कासिम को हटाया जाएगा और इसके दामाद था उसको बना दिया गया। उसके बाद मीर कासिम ने अपनी राजधानी मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया गया और मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दिया। तो मुंगेर स्थानांतरित क्यों करेगा, क्योंकि अंग्रेज यहाँ पर इसको परेशान करेंगे। आगे आप MCQ लगाइएगा तो वहाँ पर कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए बंगाल की राजधानी को बदलने का जो क्रम है, सबसे पहले ढाका था, उसके बाद मुर्शिदाबाद गया। मुर्शिदाबाद कौन लेकर गया, आपको मालूम होना चाहिए कि आप मुर्शिदाबाद कौन लेकर गया, मुर्शीद कुली खान लेकर गया था, ये मालूम है ना। उसके बाद मुंगेर गया। आगे देखिए मीर कासिम लेकर जाएगा। उसके बाद देख सकते हैं कि बक्सर की युद्ध 1764 ईस्वी में अंग्रेज और मीर कासिम अवध के नवाब सिराजुद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ और इस युद्ध में अंग्रेज विजयी हो गए और इस युद्ध में अंग्रेज के सेनापति हेक्टर मुनरो था। कहाँ, बक्सर की युद्ध में। आइए, तो ये रहा पूरी कंसेप्ट दोस्तों और यहाँ से आपको बहुत चीज़ सीखने को मिला होगा। आइए थोड़ा इसका हम MCQ लगाते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन आपको कराएंगे दोस्तों। आइए सबसे पहला क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन है कि मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था। देखिए
अलीवर्दी खां आएगा। अलीवर्दी खां के बारे में आप पढ़े होंगे, तो वो मुगल द्वारा नियुक्त थोड़ी था। और मुगल से पहले कौन था, मुगल द्वारा नियुक्त कौन था, तो उसका नाम था मुर्शीद कुली खां। यही ना था जो मुगलों को अंतिम राजस्व भेजता था और नियमित रूप से राजस्व भेजता था, तो यही हो जाएगा दोस्तों। आगे देखिए, इसके बारे में जान लीजिए दोस्तों। तो देखिए, बंगाल के स्वतंत्र राज्य के संस्थापक मुर्शीद कुली खान को माना जाता था। इसने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया, आप थ्योरी में पढ़े होंगे, कर दिया था। और इसने मुर्शीद कुली खान ने सर्वप्रथम 1717 ईस्वी में फर्रुखसियर द्वारा बंगाल का अंतिम गवर्नर नियुक्त किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे दोस्तों बिना देरी किए हुए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप समझेंगे कि निम्नलिखित में से किस युद्ध के कारण ब्रिटिश प्रभुत्व की स्थापना की शुरुआत हो गई। मतलब कहने का आप समझ सकते हैं कि वो कौन सा लड़ाई था जिसमें अंग्रेज जीत जाते हैं और पूरे भारत को अपने कब्जे में ले लेते हैं। तो देखिए उस युद्ध का नाम है प्लासी का युद्ध। आइए थोड़ा प्लासी के युद्ध में डिटेल जानते हैं दोस्तों। देखिए आपको मालूम होना चाहिए कि प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी में हुआ। इसमें भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की स्थापना की शुरुआत मानी जाती है। मतलब अगर ये युद्ध नहीं जीते रहते तो अंग्रेज अपना अस्तित्व नहीं जमाते। देखिए यह बंगाल के तत्कालीन नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व के बीच हुआ, जिसमें सिराजुद्दौला मारा जाएगा, आगे पढ़िएगा तो पता चलेगा। नेतृत्व में अंग्रेजी सेना के मध्य हुआ और इस युद्ध में अंग्रेजों की विजयी हुई और उनका बंगाल पर अधिकार हो गया। जब सेनापति नहीं रहेगा तो सेनापति हट जाएगा, मारकर उसको हटा दिया जाएगा, तो अधिकार किसका होगा, अंग्रेजों का। और इस विजयी में ईस्ट इंडिया कंपनी को अपना वाणिज्य अधिकार प्राप्त हुआ। वाणिज्य मतलब अपने व्यापारिक अधिकार प्राप्त हुआ और जिससे अर्जित किए गए लाभों से उनकी सैन्य और राजनीतिक शक्ति में निरंतर वृद्धि हुई। बिल्कुल, अगर मान लीजिए कि कोई सेना, कोई राजा किसी दूसरे राज्य में जाता है, वहाँ पर अधिकार जमाता है, तो वहाँ का पैसा, वहाँ की दौलत सब उसी का ना होगा। इसी तरीके से उनकी शक्ति बढ़ी, आगे देखिए, और वृद्धि हो गई। और भविष्य में बंगाल के बाहर राजनीतिक प्रभुत्व का विस्तार की पृष्ठभूमि भी तैयार हुई। कहने का मतलब हुआ कि जब ये बंगाल को पूरी तरीके से पकड़ लेंगे, उसके बाद ये क्या करेंगे, उसके बाद बंगाल के बाहर, आपको मालूम होना चाहिए भारत में बहुत सारे राज्य थे, वहाँ पर जाकर अपना प्रभुत्व स्थापित करेंगे। देखिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया। मतलब वो कौन सा गवर्नर है जिसको स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया है, तो उसका नाम क्या है दोस्तों, इसका नाम है रॉबर्ट क्लाइव। देखिए ये बहुत चतुर वायसराय था, मतलब गवर्नर था। आइए, और इसी चतुराई के कारण ही ये क्या किया कि मीर जाफर से सिराजुद्दौला को हराया और देखें कि उसके सेनापति ही उसको मार दिया। अपने ही अपनों को मारता है दोस्तों। अगर ऐसा नहीं होता तो कभी भारत इतना ज़्यादा त्रासदी नहीं झेलता। आइए, रॉबर्ट क्लाइव 1757 से 1760 और 1765 से 1767 को प्लासी की युद्ध के पश्चात बंगाल का प्रथम गवर्नर बनाया गया। मतलब 1757 से 1760 और 1765 से 1757 तक 67 तक प्लासी की युद्ध के पश्चात बंगाल का प्रथम गवर्नर बनाया गया और इसने बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना कर दिया। और ये कब किया, 1765 से 1772 तक द्वैध शासन चलेगा दोस्तों। और जिसने वारेन हेस्टिंग आएगा 1772 में और द्वैध शासन को क्या करेगा, समाप्त कर देगा। फिर विलियम पिट ने रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहेगा दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि बक्सर की युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था। मतलब जब बक्सर का युद्ध हो रहा था तो उस टाइम बंगाल का नवाब कौन था, तो उसका नाम था दोस्तों मीर जाफर। आइए थोड़ा मीर जाफर के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। देख सकते हैं कि मीर जाफर बक्सर की युद्ध के समय बंगाल का नवाब था और बक्सर की युद्ध 22 अक्टूबर 1764 में ईस्ट इंडिया कंपनी और कंपनी के हेक्टर मुनरो और मुगल तथा नवाबों के सेनाओं के मध्य लड़ा गया। आपको मालूम होना चाहिए कि सेम ऐसा ही युद्ध आप प्लासी के युद्ध में देखे थे 23 जून 1757 को रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच, जिसमें सिराजुद्दौला हार जाता है, रॉबर्ट क्लाइव जीत जाता है। फिर उसी तरह का युद्ध आप देख रहे हैं बक्सर के युद्ध में, जिसका बंगाल के नवाब कौन है, बंगाल के नवाब मीर जाफर है और जो अंग्रेजी सेनापति है उसका नाम था क्या, हेक्टर मुनरो। इसी दोनों के बीच होता है लड़ाई और इस लड़ाई का नाम दिया जाता है बक्सर का युद्ध। कब होता है,
तो 22 अक्टूबर 1764 को। आइए थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। देखिए, हेक्टर मुनरो और मुगल तथा नवाबों की सेनाओं के मध्य लड़ा गया और बंगाल के नवाब मीर कासिम और अवध के नवाब सजाउद्दौला तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना, देख सकते हैं दो सेना थे भारत की तरफ से, कितने, मीर कासिम की सेना और उसके बाद शाह आलम द्वितीय की सेना, ये दोनों सेनाओं एक जगह से लड़ रही थी और अकेले हेक्टर मुनरो अपने सेनापति के साथ लड़ रहा था, सेनाओं के साथ लड़ रहा था। देखिए, संयुक्त सेना और अंग्रेजों की कंपनियों के विरुद्ध लड़ रही थी, जिसमें अंग्रेज विजयी हुए। देख सकते हैं कि ये लोग कितने चतुर थे और कितने शक्तिशाली भी। देखिए, दो सेनाओं को अकेले सेना हरा दी। आगे देखिए, विजयी हुए। उसके बाद बक्सर युद्ध के पश्चात भारत में वास्तविक रूप से ब्रिटिश प्रभुत्व की स्थापना हो गई। पहले तो ये लोग प्लासी जीते, प्लासी के युद्ध थोड़ा बहुत इन लोगों का प्रभुत्व आया था, लेकिन ये अब पूरी तरीके से कन्फर्म हो गए और पूरे भारत में अपना वर्चस्व स्थापित करेंगे। आगे देखिए, इसमें आपको बताना है दोस्तों कि ये जो क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित सही है, मतलब कौन सा सही सुमेलित है। तो देखिए, चिंगलेज खां वाला ये नहीं होगा, ये होगा वांडीवास का युद्ध हुआ फ्रांसीसी के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसीसी के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी के। आइए देखते हैं इसके बारे में दोस्तों, प्रत्येक युद्ध के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले चिलियावाला का युद्ध कब हुआ दोस्तों? 13 जनवरी 1849 को। ये किनके किनके बीच हुआ? देख सकते हैं अंग्रेज और सिखों के मध्य हुआ। दूसरा युद्ध देख सकते हैं, इसका नाम है खुर्जा का युद्ध। खुर्जा का युद्ध कब हुआ? 1765 ईस्वी में, और निजाम और मराठा के मध्य हुआ दोस्तों, और इस नाम को क्या कहा गया? खुर्दा का युद्ध। पूछा जाएगा किसके किसके बीच हुआ, तो निजाम और मराठा के बीच हुआ। तीसरा युद्ध देख सकते हैं वांडीवास का युद्ध, जो सही आंसर भी था, ये हुआ 22 जनवरी 1760 को। किसके किसके बीच? तो अंग्रेज और फ्रांसीसी सेना के मध्य हुआ था दोस्तों। और लास्ट आप जानबे करते हैं बक्सर का युद्ध हुआ कब हुआ? 22 अक्टूबर 1764 को। ये हुआ बंगाल के नवाब मीर कासिम और अंग्रेजी सेनापति जिसका नाम था हेक्टर मुनरो, इसके बीच हुआ। तो इस तरीके से ये पूरे युद्ध को भी अपने जबान पर रखिएगा और इसे रट जाइएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि सिराजुद्दौला ने 1756 ईस्वी में अंग्रेजों को हराकर किस शहर पर अपना अधिकार जमा लिया था? आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों, सिराजुद्दौला एक ऐसा शासक था, ये बहुत चतुर और बहुत होशियार भारतीय शासक था दोस्तों। अगर इसे मीर जाफर नहीं इसको मतलब कि इसका जो सेनापति था, अगर इसको धोखाधड़ी नहीं किया रहता तो ये कभी नहीं हारता। देखिए, अकेले 146 सैनिकों को हरा दिया था। आगे देखिए, ये किस शहर को अपना अधिकार प्राप्त किया था? तो इसका नाम है कलकत्ता। आइए थोड़ा कलकत्ता के बारे में जानते हैं। देखिए, सिराजुद्दौला ने 1756 ईस्वी में अंग्रेजों को हराकर कलकत्ता पर अधिकार प्राप्त कर लिया और सिराजुद्दौला ने कलकत्ता का नाम बदलकर अलीनगर रखा और इसके प्रबंधन कार्य अपने एक अधिकारी मणिक चंद्र को सौंप दिया। कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि 1756 में एक युद्ध हुआ अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच, जिसमें सिराजुद्दौला जीत गया और कलकत्ता पर अपना अधिकार जमा लिया। उसके बाद सिराजुद्दौला ने क्या किया कि ये जो कलकत्ता शहर था उसका नाम बदल दिया और उस शहर का नाम बदलकर इसका नाम रख दिया अलीनगर, और अलीनगर को दे दिया एक अधिकारी को, जिस अधिकारी का नाम था मणिक चंद्र। मणिक चंद्र क्या करते थे? इसका देख रेख करते थे कलकत्ता शहर को। आइए नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, ब्लैक होल। 146 व्यक्ति की घटना है दोस्तों, ब्लैक होल के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, ब्लैक होल की घटना का विवरण हमें एक अंग्रेज से प्राप्त होता है। वो कौन था? तो देखिए, उसका नाम था हॉलवेल। आइए थोड़ा हॉलवेल के बारे में जानते हैं। देखिए, थोड़ा सा धुंधलापन है दोस्तों, मैनेज कीजिएगा। देखिए, ब्लैक होल की घटना का विवरण हॉलवेल नामक एक अंग्रेज सेना अधिकारी से प्राप्त होता है। ये घटना 20 जून 1756 ईस्वी को कलकत्ता में हुई और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने 18 फीट लंबे तथा 14 फीट चौड़ा और 10 इंच चौड़े कमरे में 146 व्यक्तियों को बंद कर दिया, और जिसमें अगली सुबह 23 लोग ही जीवित रहे, और इसी घटना को काल कोठरी त्रासदी कहा जाता है दोस्तों। तो देख रहे हैं किस तरीके से सिराजुद्दौला ने काम किया। आइए नेक्स्ट देख सकते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि मुर्शीद कुली खान ने ढाका से अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित किया? देखिए, ये सारे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं दोस्तों, आपको थ्योरी में मिला था कि नहीं मिला था?
मिला था ना, वहीं से क्वेश्चन आया है। तो कौन था? मुर्शीद कुली खां। ढाका से अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित किया? तो ये मुर्शिदाबाद करेगा दोस्तों। आइए इसके बारे में जानते हैं। देखिए, मुर्शीद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया। मुर्शिदाबाद का नाम था मकसूदाबाद। देखिए, आइए थोड़ा इसके बाद में स्थानांतरित किया। मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने उसे नासिर जंग की उपाधि दी। तो देखिए, मुगल बादशाह को मुर्शीद कुली खान को नासिर जंग की उपाधि किसने दी? तो फर्रुखसियर ने दी और विभूषित किया। तथा मुर्शीद कुली खान ने दक्षिण भारत को टोडरमल भी कहा जाता है। तो पूछा जाएगा कि वो भारतीय शासक कौन था जिसको दक्षिण भारत में टोडरमल कहा जाता है? तो उसका नाम था मुर्शीद कुली खां, याद रखिएगा। आइए, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर कहाँ ले गया? तो वो ले गया मुंगेर। आइए थोड़ा मुंगेर के बारे में जानते हैं दोस्तों। देख सकते हैं कि अंग्रेज के हस्तक्षेप से बचने के लिए मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दिया और उसने वहां पर गोला बारूद का निर्माण करने का कारखाना स्थापित कर दिया तथा अपनी सेना को यूरोपीय पद्धति से प्रशिक्षित भी किया। 1760 से 1763 ईस्वी तक मीर कासिम ने बंगाल का नवाब था और उसके बाद 1763 ईस्वी में मीर कासिम को हटाकर मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया। इसके पश्चात बक्सर का युद्ध भी हुआ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों कि किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की? तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है शाह आलम द्वितीय। ये एक ऐसा शासक था जो ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान किया था। आइए, दीवानी मतलब क्या होता है दोस्तों, आपको मालूम है? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 10 नंबर, जिसका नाम है कि देखिए क्वेश्चन है किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? दीवानी का मतलब क्या होता है दोस्तों? आपको बता दें कि दीवानी का मतलब होता है कि मान लीजिए ठेकेदार समझते हैं कि किसी चीज़ को ठेका ले लेता है तो फिर वो क्या करता है, वहाँ से पैसा वसूलता है और अपने तरीके से पैसा वसूला करता है। एक बार में उसको ठेका दे दिया जाता है। जैसे नीलामी नहीं होता है कि मेला हो गया चाहे बाजार हो गया, उसको नीलामी कहते हैं। नीलाम कर लिया जाता है और ठेकेदार क्या करता है, अपने स्तर से पैसा वसूलता है। उसी तरीके से ये दीवानी उस टाइम कहते थे दोस्तों। तो देखिए क्या होता है, आपको मालूम होना चाहिए कि दोस्तों शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद की संधि के तहत, कहाँ की संधि के तहत? इलाहाबाद की संधि। संधि मतलब समझौता के तहत ब्रिटिश कंपनी को संरक्षणा स्वीकार करनी पड़ी, मतलब उसकी बात को स्वीकार करनी पड़ी। तथा उसके बाद इलाहाबाद में रखा गया कंपनी द्वारा अवध के नवाब से कड़ा एवं मणिकपुर से लिया गया उसे मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को सौंप दिया गया। उसके बाद क्या हुआ कि 26 अगस्त 1765 ईस्वी को मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने अपनी फरमान द्वारा कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से प्रदान कर दिया गया। अस्थायी मतलब समझते हैं, नियमित रूप से प्रदान कर दिया गया। इसके तहत कंपनी ने मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए का वार्षिक पेंशन देने का वादा किया कि आप चुपचाप रहिए, बैठिए, हम लोग पैसा वसूलेंगे और आपको साल में 26 लाख रुपया देंगे। समझ सकते हैं कि 26 लाख रुपया उस टाइम बहुत रुपया हुआ करता था दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि 18वीं सदी में कंपनी द्वारा बंगाल से मुगल की दोहरी पत्ती द्वारा दैत्य शासन के संबंध में नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। तो नीचे कुछ कथन दिया गया है, इस पर विचार करना है दोस्तों कि कौन सा कथन सही है। देखिए, आप देख सकते हैं कि बंगाल को राजस्व पर कंपनी का नियंत्रण था, बिल्कुल था दोस्तों। पुलिस और न्यायिक शक्तियों को नवाब का नियंत्रण था, नहीं। प्रशासन और दायित्व कंपनी उसके अधिकारियों पर नियंत्रण था, बिल्कुल नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक। देखिए, द्वैत शासन के अंतर्गत, द्वैत शासन मतलब समझ सकते हैं, दो गो शासन चलता था। द्वैत शासन के अंतर्गत निजाम मतलब सुरक्षा व्यवस्था या पुलिस प्रशासन, आंतरिक प्रशासन, फौजदारी और न्याय एवं अन्य समस्त प्रशासन का अधिकार नवाब को दिया गया। जबकि दीवानी मतलब समझिए कैसे, द्वैत शासन का मतलब क्या हो गया कि सुरक्षा व्यवस्था या प्रशासनिक व्यवस्था, आंतरिक प्रशासन और फौजीदारी, ये सारी चीज किसको, प्रशासन का अधिकार नवाब को दिया गया कि नवाब वहाँ पर अपनी फौजदारी मतलब पुलिस प्रशासन जो काम करती है वो नवाब करेगा। और वहाँ का केवल पैसा वसूली मतलब राजस्व वसूली और दीवानी न्याय का अधिकार किसको था? कंपनी के पास था। कंपनी द्वारा दीवानी कार्य के लिए 2 उप दीवान बंगाल में मोहम्मद रजा और बिहार में सिताब राय को नियुक्त किया गया। ये लोग क्या करते थे? ये दीवानी करते थे कंपनी की तरफ से। आइए
नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों कि 12 वर्ष 1765 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्रदान किए जाने के बाद अंग्रेजों ने सर्वप्रथम किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? तो देखिए उसका नाम था दोस्तों खासी जनजाति। आइए थोड़ा खासी जनजाति के बारे में जान। देखिए खासी जनजाति के बारे में देखिए, बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त करने के पश्चात अंग्रेजों ने सिलहट माने बंगाल से जातिया तथा गारो पहाड़ी क्षेत्र को जोड़ने का उद्देश्य सड़कों का निर्माण प्रारंभ किया, परंतु इस क्षेत्र में निवास करने वाली खासी जनजाति द्वारा तीरथ सिंह के नेतृत्व में इसका विरोध किया गया। इस प्रकार अंग्रेज सर्वप्रथम खासी पर्वतीय जनजाति में संपर्क में आ गए। तो इस तरीके से पूरे क्वेश्चन समाप्त होता है दोस्तों, और ये हम लोग का नेक्स्ट वीडियो था दूसरे नंबर चैप्टर का। अब हम लोग पढ़ेंगे अगले चैप्टर में नेक्स्ट चैप्टर को। तो चलिए इस